कार की खिड़की से बाहर बारिश की बूंदें तेजी से फिसल रही थी और अंदर बैठा अंकित स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियों को बेसब्र होकर ठोक रहा था। आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन हो सकता था। शहर की सबसे बड़ी आईटी फर्म में सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर का इंटरव्यू था। एक ऐसा पद जिसकी तैयारी उसने पिछले 6 महीनों से दिन रात एक करके की थी। उसने इंडस्ट्री की हर बड़ी किताब चाट ली थी, अपनी प्रेजेंटेशन का एक एक स्लाइड रट लिया था और जब भी शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करता उसका जवाब एकदम परफेक्ट होता। लेकिन जैसे जैसे उसकी गाड़ी कंपनी की पार्किंग की तरफ बढ़ रही थी उसके पेट में एक अजीब सी ऐंठन होने लगी। उसके हाथ ठंडे पड़ने लगे। एक छोटा सा सच अंकित अपने दिल में हमेशा से जानता था, चाहे तैयारी कितनी भी जबरदस्त क्यों ना हो, जब भी असली मौका सामने आता है उसका दिमाग अचानक काम करना बंद कर देता है। वो घबरा जाता है, हकलाने लगता है और पूरी मेहनत पर पानी फेर देता है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके उसने गहरे सांस ली, खुद को समझाया, अंकित, तूने 6 महीने मेहनत की है, तू तैयार है, इस बार कोई गलती नहीं होगी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को शांत करने की कोशिश की। इसे ही तो विल पावर कहते हैं। जबरदस्ती अपने डर को दबाना, खुद को यह विश्वास दिलाना कि सब ठीक होगा। आधे घंटे बाद जब वह इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठा था तो पहले 10 मिनट सब सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही हेड ऑफ प्रोडक्ट ने एक जटिल और अप्रत्याशित केस स्टडी उसके सामने फेंकी, अंकित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी छाती में दबाव बढ़ा और उसका दिमाग जैसे एकदम खाली हो गया। उसने बहुत कोशिश की कि वह खुद को संभाले, लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा गई। जो जवाब उसने मन ही मन 100 बार प्रैक्टिस किया था वह अब एक टूटे फूटे भ्रमित बड़बड़ाहट में बदल चुका था। इंटरव्यूअर्स के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। 2 घंटे बाद जब अंकित अपनी गाड़ी में वापस आकर बैठा तो उसने गुस्से में स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा। आंखों में नमी और दिल में एक कड़वी सच्चाई का एहसास था। मैं कभी बड़ा काम नहीं कर सकता, मैं सही मौकों पर हमेशा फेल ही होता हूँ। शायद आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। आपने किसी परीक्षा, किसी प्रेजेंटेशन, बिजनेस के किसी सौदे या अपनी किसी आदत को बदलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन ठीक आखिरी वक्त पर आपके अपने ही दिमाग ने आपको धोखा दे दिया। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी मेहनत में कमी थी या हमारी विल पावर कमज़ोर थी। हम खुद को कोसते हैं कि काश मैंने थोड़ी और कोशिश की होती। लेकिन ज़रा ठहरिए, अगर दिक्कत मेहनत या इच्छा शक्ति की है ही नहीं, अगर आपकी हर असफलता के पीछे कोई ऐसा हिडन मैकेनिज्म काम कर रहा है जिसके बारे में आपको खबर तक नहीं है, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 1950 के दशक के एक बहुत ही मशहूर प्लास्टिक सर्जन के क्लिनिक में चलना होगा, डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स। डॉक्टर माल्ट्स न्यूयॉर्क के एक बेहद सफल सर्जन थे। उनके पास हर रोज़ ऐसे लोग आते थे जिनके चेहरे पर दुर्घटनाओं के निशान होते थे। किसी की नाक टेढ़ी होती थी तो किसी के चेहरे पर बचपन से कोई जन्मजात दाग होता था। ये लोग जीवन भर हीन भावना से जूझते थे। डॉक्टर माल्ट्स जब उनके चेहरे की सर्जरी करते और उनके निशानों को मिटा देते तो ज़्यादातर मरीजों की जिंदगी रातों रात बदल जाती थी। उनका आत्मविश्वास लौट आता था, वे खुलकर हंसने लगते थे और समाज में शान से जीने लगते थे। लेकिन कुछ मरीज ऐसे थे जिनके साथ एक अजीब और रहस्यमयी घटना घटती थी। डॉक्टर माल्ट्स ने देखा कि कुछ मरीजों के चेहरे का ऑपरेशन एकदम परफेक्ट होने के बाद भी जब उनके चेहरे पर एक भी दाग नहीं बचता था, वे शीशे में देखकर कहते, डॉक्टर साहब, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं दिखता, मैं आज भी उतना ही बदसूरत महसूस कर रहा हूँ। उनके परिवार वाले, उनके दोस्त सब समझाते कि देखो, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल बदल चुका है, तुम सुंदर दिख रहे हो। लेकिन मरीज मानने को तैयार ही नहीं होता। उसके लिए उसकी शारीरिक बनावट बदल चुकी थी, लेकिन उसकी अंदरूनी दुनिया में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया था। डॉक्टर माल्ट्स के सामने एक गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल खड़ा हो गया। अगर इंसान के चेहरे का दाग मिटाने के बाद भी उसकी हीन भावना नहीं मिटती तो असली दाग कहाँ है? इसी खोज ने उन्हें यह एहसास कराया कि इंसान के पास केवल एक चेहरा नहीं होता जिसे दुनिया देखती है। हर इंसान के मन के भीतर एक अदृश्य चेहरा भी होता है, एक ऐसी अंदरूनी तस्वीर जिसे वह खुद अपने बारे में सच मानता है। इसे ही डॉक्टर माल्ट्स ने नाम दिया सेल्फ इमेज, यानी आत्मछवि। आप बाहर से कितनी भी कोशिश कर लें, अपने पहनावे को बदल लें, डिग्रियां हासिल कर लें या रात दिन मेहनत कर लें, आपका व्यवहार कभी भी आपकी सेल्फ इमेज की सीमा को
लांघ नहीं सकता। आपकी आत्म छवि उस अदृश्य बाउंड्री की तरह है जिसके बाहर जाना आपके दिमाग के लिए नामुमकिन है। इन्हीं खोजों और अनुभवों को डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स ने अपनी ऐतिहासिक किताब साइको साइबरनेटिक्स में समेटा है, जो इंसानी दिमाग और आत्म सुधार के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। अब वापस अंकित की कहानी पर आते हैं। इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के कुछ हफ्तों बाद अंकित एक कैफे में अपने एक पुराने दोस्त समीर से मिला। समीर अंकित की प्रतिभा को अच्छी तरह जानता था। जब अंकित ने निराशा में अपनी हार की पूरी कहानी सुनाई और कहा कि उसमें आत्मविश्वास की कमी है, तो समीर मुस्कुराया। समीर ने अपनी कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा और पूछा, अंकित, जब तू गाड़ी चलाता है और गाड़ी अचानक सड़क की बाईं तरफ जाने लगती है तो तू क्या करता है? अंकित ने हैरान होकर देखा। जाहिर है, स्टीयरिंग को दाईं तरफ मोड़कर गाड़ी को वापस सही लेन में लाता हूँ। और अगर तू गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ दे और बस जोर जोर से चिल्लाए कि गाड़ी सही लेन में चल, गाड़ी सही लेन में चल, तो क्या गाड़ी अपने आप सीधी हो जाएगी? समीर ने पूछा। बिल्कुल नहीं। बिना स्टीयरिंग संभाले सिर्फ चिल्लाने से क्या होगा? अंकित ने जवाब दिया। समीर ने टेबल पर झुकते हुए कहा, तेरी विल पावर वही चिल्लाना है अंकित। तू अपनी पुरानी सोच के स्टीयरिंग को छुए बिना बस अपनी इच्छा शक्ति से खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए तू हर बार फेल होता है। समीर ने अंकित को समझाया कि मैक्सवेल माल्ट्स ने इंसानी दिमाग की तुलना एक सर्वो मैकेनिज्म से की थी। साइबरनेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है एक जहाज का पतवार संभालने वाला या स्टीयरिंग चलाने वाला। इंजीनियरिंग में सर्वो मैकेनिज्म उस ऑटोमेटिक सिस्टम को कहते हैं जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार खुद का रास्ता ठीक करता रहता है, जैसे एक ऑटोमेटिक मिसाइल या टारपीडो। जब किसी मिसाइल में किसी टारगेट के कोऑर्डिनेट्स सेट कर दिए जाते हैं तो वह हवा में उड़ती है। अगर हवा के झोंके से वह अपने रास्ते से थोड़ा भटकती है तो उसका आंतरिक सिस्टम खुद को करेक्ट करता है और वापस उसी टारगेट की तरफ मुड़ जाता है। मिसाइल को इससे फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता कितना कठिन है, वह केवल सेट किए गए टारगेट तक पहुंचने के लिए प्रोग्राम्ड होती है। हमारा अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड भी ठीक इसी ऑटोमेटिक सर्वो मैकेनिज्म की तरह काम करता है। ये एक लक्ष्य उन्मुख मशीन, गोल सीकिंग मशीन है। इसे आप एक इंटरनल थर्मोस्टेट की तरह समझ सकते हैं। अगर आपके कमरे के एसी का थर्मोस्टेट 24 डिग्री पर सेट है और बाहर से कोई बहुत गर्म हवा कमरे में भर दे, तो एसी तब तक ज्यादा ताकत से काम करेगा जब तक कमरे का तापमान वापस गिरकर 24 डिग्री पर ना आ जाए। ठीक वैसे ही अगर बाहर की ठंड कमरे में आ जाए तो भी सिस्टम उसे वापस 24 डिग्री पर ही लाएगा। अंकित का इंटरनल थर्मोस्टेट क्या था? बचपन में जब अंकित 8वीं क्लास में था तो एक बार स्कूल के एनुअल फंक्शन में स्टेज पर बोलते वक्त वह अपनी लाइनें भूल गया था। पूरी क्लास उस पर हंस पड़ी थी। उस दिन उस 13 साल के बच्चे ने अपने मन की गहराई में एक फैसला लिखा था, मैं स्टेज के लिए नहीं बना हूं, मैं लोगों के सामने बोलूंगा तो मेरा मजाक ही बनेगा। वर्षों बीत गए, अंकित बड़ा हुआ, इंटेलिजेंट बना, उसने बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसके दिमाग का थर्मोस्टेट आज भी उसी 13 साल के बच्चे की सेल्फ इमेज पर सेट था। आई एम अ फेलियर इन क्रिटिकल मोमेंट्स। जब भी कोई बड़ा मौका आता, जैसे वह इंटरव्यू, उसका ऑटोमेटिक सर्वो मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता। जैसे ही अंकित अपनी योग्यता से आगे निकलने की कोशिश करता, उसका दिमाग उस गर्म हवा को भांप लेता और थर्मोस्टेट को वापस 24 डिग्री पर लाने के लिए घबराहट, हकलाहट और पसीने जैसे शारीरिक लक्षण पैदा कर देता। उसका दिमाग कोई दुश्मनी नहीं निभा रहा था, वह तो बस अपने सेट किए गए टारगेट पर निष्ठा से काम कर रहा था। समीर ने अंकित की आंखों में देखते हुए कहा, जब तक तू अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर से खुद को एक असुरक्षित और नाकाम इंसान मानता रहेगा, तब तक तेरी विल पावर तेरे अपने ही सर्वो मैकेनिज्म से हारती रहेगी। क्योंकि विल पावर सिर्फ आपकी गाड़ी का एक्सीलेटर है, लेकिन आपकी सेल्फ इमेज उसका स्टीयरिंग है। अंकित शांति से बैठ समीर की बातें सुन रहा था। उसके दिमाग में बरसों से जमी परतें धीरे धीरे हटने लगी थी। उसने पूछा, लेकिन समीर, अगर यह थर्मोस्टेट बचपन की गलतियों और दुखों से अपने आप सेट हो गया है, तो क्या इसे अब कभी बदला नहीं जा सकता? क्या मैं जिंदगी भर इस अदृश्य पिंजरे में ही कैद रहूंगा? समीर मुस्कुराया। इसे बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे एक और कड़वा सच स्वीकार करना होगा। तुझे खुद को हाइप्नोटाइज्ड अवस्था से बाहर निकालना होगा। यह सुनकर अंकित चौंक गया। हाइप्नोटाइज्ड? मैंने कब किसी का जादू या हाइप्नोसिस देखा?
समीर ने समझाया कि डॉक्टर माल्ट्स ने अपनी किताब में एक बेहद क्रांतिकारी बात कही है। ज़्यादातर लोग जो जिंदगी में खुद को सीमित महसूस करते हैं, वे किसी जादूगर द्वारा नहीं, बल्कि अपने ही द्वारा बनाए गए विचारों से हिप्नोटाइज्ड हैं। एक सर्कस के विशाल हाथी का उदाहरण लीजिए। जब वह हाथी छोटा सा बच्चा होता है तो उसे एक पतली सी रस्सी से एक खूंटे से बांध दिया जाता है। वह नन्हा हाथी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके छोटे से शरीर में इतनी ताकत नहीं होती। वह हफ्तों कोशिश करता है और आखिरकार थक कर यह मान लेता है कि यह रस्सी मेरी ताकत से ज्यादा मजबूत है। सालों बाद जब वह हाथी कई टन वजनी और विशालकाय बन जाता है, तब भी उसे उसी पतली रस्सी से बांधा जाता है। अब उसके पास इतनी ताकत है कि वह एक झटके में पूरे खूंटे और शेड को उखाड़ फेंके, लेकिन वह कभी कोशिश ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह ताकत से नहीं बांधा गया है, वह अपने एक विश्वास से बंधा हुआ है। वह इस विचार से हाइप्नोटाइज्ड है कि वह रस्सी से कमजोर है। अंकित ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि सालों पहले स्कूल के स्टेज पर हुई वह एक असफलता उसकी जिंदगी की पतली रस्सी बन चुकी थी। उसने उस एक घटना के आधार पर अपने पूरे अस्तित्व का मूल्यांकन कर लिया था। जब भी हम लाइफ में किसी गलती का सामना करते हैं तो हमारे दिमाग में दो तरह की सोच जन्म ले सकती है। पहली, मुझसे एक गलती हुई, दिस वॉज एन एरर इन डेटा। दूसरी, मैं ही एक गलती हूं, आई एम अ फेलियर। पहली सोच आपको रास्ता बदलने और सीखने की आज़ादी देती है, लेकिन दूसरी सोच आपकी सेल्फ इमेज पर एक स्थायी थप्पा लगा देती है। डॉक्टर माल्ट्स कहते हैं कि गलतियां और असफलताएं सिर्फ हमारे नेविगेशन सिस्टम का डेटा है। जैसे एक मिसाइल जब हवा में रास्ता भटकती है तो वह यह नहीं सोचती कि मैं बेकार मिसाइल हूं, वह सिर्फ उस भटकाव को एक डेटा मानती है और तुरंत अपना रास्ता सही कर लेती है। लेकिन इंसान अपनी हर गलती को अपनी पहचान, आइडेंटिटी बना लेता है। यदि आप भी अपनी लाइफ की ऐसी ही किसी पुरानी रस्सी से बंधे हुए महसूस करते हैं तो आगे बढ़ने से पहले खुद से यह सवाल पूछिए, जिस विचार को मैं अपने बारे में सच मानकर बैठा हूं, क्या वह वाकई कोई अकाट्य सच है या सिर्फ बचपन की किसी पुरानी गलती से पैदा हुआ एक अंधविश्वास? जब आप इस बात को गहराई से समझ लेते हैं तो आप खुद को बदलने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं। अगर आप इस तरह की किताबों की गहरी सोच को सरल और व्यावहारिक रूप में समझना पसंद करते हैं तो बुकवाइजर से जुड़कर आप अपनी लाइफ के कई बंद दरवाजों की चाबियां ढूंढ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हमें अपनी इस सेल्फ इमेज की सीमा का पता चल जाता है तो इस सर्वो मैकेनिज्म को रिप्रोग्राम कैसे किया जाए? अंकित ने समीर से यही पूछा। मैं समझ गया कि मेरी पुरानी इमेज गलत है, लेकिन अब मैं अपने इस इंटरनल थर्मोस्टेट को नए टेम्परेचर पर कैसे सेट करूं? समीर ने अपनी डायरी निकाली और उस पर एक शब्द लिखा, सिंथेटिक एक्सपीरियंस, यानी कृत्रिम अनुभव। यहाँ डॉक्टर माल्ट्स की सबसे अद्भुत और वैज्ञानिक खोज सामने आती है। हमारा इंसानी दिमाग और उसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एक वास्तविक रियल अनुभव और एक बहुत ही जीवंत, स्पष्ट रूप से कल्पना किए गए विविडली इमेजिन्ड अनुभव के बीच फर्क नहीं कर सकता। इसे एक छोटे से वैज्ञानिक प्रयोग से समझिए जो इस किताब में दर्ज है। मनोवैज्ञानिकों ने बास्केटबॉल खिलाड़ियों के 3 ग्रुप बनाए और उनकी फ्री थ्रो शूटिंग की क्षमता जांची। पहला ग्रुप, इन्हें 20 दिनों तक हर रोज 1 घंटे बास्केटबॉल कोर्ट पर जाकर सचमुच शूटिंग की प्रैक्टिस करने को कहा गया। दूसरा ग्रुप, इन्हें 20 दिनों तक बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करने दी गई। तीसरा ग्रुप, इन्हें कोर्ट पर जाने से मना किया गया, लेकिन इनसे कहा गया कि वे रोज 20 मिनट शांत बैठकर बंद आंखों से ये कल्पना करें कि वे बास्केटबॉल फेंक रहे हैं। वे गेंद के वजन को महसूस करें, उसकी आवाज़ सुनें और देखें कि गेंद हर बार बास्केट के बिल्कुल बीच में जा रही है। अगर उनसे कोई शॉट मिस होता तो वे अपने दिमाग में ही उस शॉट को करेक्ट करते और दोबारा परफेक्ट शॉट डालते। 20 दिनों के बाद जब तीनों ग्रुप्स का दोबारा टेस्ट लिया गया, पहला ग्रुप जिसने असली प्रैक्टिस की थी, उनकी स्कोरिंग क्षमता में 24% का सुधार हुआ। दूसरा ग्रुप जिसने कुछ नहीं किया, उनके स्कोर में कोई सुधार नहीं हुआ। और तीसरा ग्रुप जिसने केवल अपने दिमाग में मानसिक अभ्यास किया था, उनकी स्कोरिंग क्षमता में 23% का सुधार हुआ। बिना एक बार भी गेंद को छुए केवल मानसिक कल्पना से उनके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स ने वही पैटर्न बना लिए थे जो असली प्रैक्टिस से बनते हैं। जब आप किसी घटना को अपने दिमाग में पूरी डिटेल, भावना और स्पष्टता के साथ बार बार दोहराते हैं तो आपका दिमाग उसके लिए नए न्यूरल पाथवेज तैयार कर लेता है। आपका ऑटोमेटिक सर्वो मैकेनिज्म
उस काल्पनिक दृश्य को एक सच्ची घटना स्वीकार कर लेता है और उसी के अनुसार आपके शरीर और व्यवहार को ढालने लगता है। समीर ने अंकित को देखा और कहा, अंकित, तू पिछले 10 सालों से अपने इंटरव्यू से ठीक पहले अपने दिमाग में क्या चला रहा था? तू रोज यही इमेजिन करता था कि तू स्टेज पर फंसेगा, तू हकलाएगा, लोग तुझ पर हंसेंगे। तू बिना जाने हर रोज फेल होने की मेंटल प्रैक्टिस कर रहा था और तेरा सर्वो मैकेनिज्म केवल वही डिलीवर कर रहा था जो तूने उसे अपने मेंटल थिएटर में दिखाया। अंकित सन्न रह गया। ये बात शीशे की तरह साफ थी। वह जाने अनजाने में असफलता का रियाज कर रहा था। तो फिर अब मुझे क्या करना होगा? अंकित ने उत्सुकता से पूछा। समीर ने डॉक्टर माल्ट्स के बताए गए प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को 4 आसान स्टेप्स में तोड़कर समझाया, जिसे हम 21 डे मेंटल थिएटर प्रोटोकॉल कह सकते हैं। स्टेप 1, डिकम्प्रेशन चैम्बर, क्वाइट द माइंड। रोजाना 15 से 20 मिनट के लिए एक शांत कमरे में बैठें। अपनी आंखें बंद करें और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अपनी सांसों पर ध्यान दें और कल्पना करें कि आपके शरीर की हर मांसपेशी, पैर से लेकर चेहरे तक, बिल्कुल शांत और तनाव मुक्त हो रही है। जब आपका शरीर शांत होता है तो आपके दिमाग का डिफेंस मैकेनिज्म धीमा पड़ जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड नए विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। स्टेप 2, मेंटल थिएटर का निर्माण, सेट द स्टेज। अपनी बंद आंखों के पीछे एक बड़ी मूवी स्क्रीन की कल्पना करें। आप उस स्क्रीन के डायरेक्टर भी हैं और मेन एक्टर भी। अब उस स्क्रीन पर उस स्थिति को प्ले करें जिससे आपको डर लगता है। अंकित के मामले में वह इंटरव्यू रूम, लेकिन इस बार उस पुरानी स्क्रिप्ट को फाड़कर फेंक दीजिए। स्टेप 3, जीवंत संवेदी अनुभव, सेंसरी रिच विजुअलाइजेशन। स्क्रीन पर देखें कि आप कमरे में आत्मविश्वास के साथ दाखिल हो रहे हैं। सिर्फ देखें ही नहीं, महसूस करें। फर्श की छुअन, कमरे की हल्की ठंडक, इंटरव्यूअर्स के मुस्कुराते चेहरे। जब वे आपसे कोई मुश्किल सवाल पूछते हैं तो देखें कि आप शांति से एक गहरी सांस लेते हैं। आपके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है और आप एकदम सटीक और स्पष्ट आवाज में जवाब दे रहे हैं। यदि दिमाग में पुराना डर या रुकावट आए तो तुरंत उस सीन को पॉज करें, रिवाइंड करें और दिमाग में उस दृश्य को तब तक फिर से चलाएं जब तक कि वह आपके मन मुताबिक परफेक्ट ना हो जाए। स्टेप 4, 21 दिनों का नियम, द 21 डे कमिटमेंट। किसी भी पुरानी सेल्फ इमेज को मिटाने और नई न्यूरल प्रोग्रामिंग को स्थापित होने में कम से कम 21 दिन का समय लगता है। किसी प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी मरीज को अपने नए चेहरे से तालमेल बिठाने में लगभग 21 दिन लगते हैं। इसलिए बिना किसी परिणाम की चिंता किए, बिना खुद को जज किए, रोज नियम से 21 दिनों तक अपने मेंटल थिएटर में अपनी नई, सफल और शांत इमेज का अभ्यास करें। अंकित ने समीर की बात को दिल से लगाया। उसने तय किया कि वह अब अपनी किस्मत को कोसना बंद करेगा और अपने दिमाग के स्टीयरिंग को खुद संभालेगा। अगले 21 दिनों तक अंकित का एक नया नियम बन गया। हर सुबह उठकर और हर रात सोने से ठीक पहले वह 20 मिनट के लिए अपने कमरे में अंधेरा करके बैठ जाता। वह अपनी आंखें बंद करता और अपने दिमाग की स्क्रीन पर खुद को एक शांत, समझदार और निडर पेशेवर के रूप में देखता। वह इमेजिन करता कि कठिन से कठिन सवाल मिलने पर भी उसका दिल शांत है, उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा है और उसके शब्द बिना किसी रुकावट के बह रहे हैं। शुरुआत के 3-4 दिनों में उसके दिमाग ने बगावत की। पुराना डर वापस आया। अंकित, ये सब बेवकूफ़ी है, आंखें बंद करने से कुछ नहीं बदलता। लेकिन अंकित अब खेल समझ चुका था। उसने उस डर को केवल एक डेटा पॉइंट माना, उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और वापस अपनी मेंटल फिल्म चलाने लगा। धीरे धीरे 14वें-15वें दिन तक आते आते एक चमत्कारिक बदलाव होने लगा। जब वह अपने मेंटल थिएटर में बैठता तो उसे सचमुच अपने अंदर एक गहरा सुकून और शक्ति महसूस होने लगती। उसकी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी। वह लोगों से बात करते समय उनकी आंखों में देखकर बात करने लगा। उसकी आवाज का भारीपन वापस आ गया। 21 दिन पूरे हो चुके थे और ठीक 25वें दिन अंकित को एक दूसरी बहुराष्ट्रीय कंपनी से इंटरव्यू की कॉल आई। उस दिन भी बारिश हो रही थी। अंकित फिर से अपनी गाड़ी में बैठा था, लेकिन इस बार स्टीयरिंग व्हील पर उसकी उंगलियां कांप नहीं रही थी। उसके पेट में कोई ऐंठन नहीं थी। जब वह कंपनी के उसी तरह के भव्य कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ और इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठा तो स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी महीने भर पहले थी। सामने वही गंभीर चेहरे थे, वही कठिन माहौल था। अचानक हेड ऑफ पैनल ने एक बेहद जटिल और तनावपूर्ण व्यावहारिक स्थिति अंकित के सामने रखी। एक ऐसी समस्या जिसका कोई सीधा जवाब नहीं था।
एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। पुरानी यादों का एक धुंधला सा साया अंकित के दिमाग के कोने में चमका। लेकिन इससे पहले कि पुराना सर्वो मैकेनिज्म एक्टिव होता, अंकित के 21 दिनों के कृत्रिम अभ्यास ने अपना काम कर दिखाया। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उस स्थिति को कुछ नया माना ही नहीं। उसके दिमाग के लिए वह इंटरव्यू रूम, वह कठिन सवाल और वह तनावपूर्ण माहौल एक ऐसा रास्ता था जिस पर वह पिछले 21 दिनों में 100 बार चल चुका था। अंकित के चेहरे पर एक कुदरती शांत मुस्कान आ गई। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी छाती में कोई दबाव नहीं था। उसने अपनी सीधी, स्पष्ट और वजनदार आवाज में बात करना शुरू किया। उसने समस्या को 3 हिस्सों में तोड़ा, हर पहलू का व्यावहारिक विश्लेषण किया और बड़े ही सहज भाव से अपना हल उनके सामने रख दिया। पूरे बोर्ड रूम में एक छा जाने वाली खामोशी थी। जब अंकित ने बोलना खत्म किया तो हेड ऑफ पैनल ने अपना पेन नीचे रखा, अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुके और मुस्कुराते हुए कहा, अंकित, हमने इस सवाल से कई लोगों को परखने की कोशिश की है, लेकिन जिस शांति और स्पष्टता के साथ तुमने इसे हल किया वह सचमुच कमाल है। 2 घंटे बाद जब अंकित उस बिल्डिंग से बाहर निकला तो आसमान से हल्की फुहारें गिर रही थी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, अंदर बैठा और शीशे में अपना चेहरा देखा। आज शीशे में दिखने वाला चेहरा वही था, वही आंखें, वही बाल, वही इंसान। लेकिन उस चेहरे के पीछे जो अदृश्य चेहरा था, जो सेल्फ इमेज थी, वह हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अब उसका इंटरनल थर्मोस्टेट असफलता पर नहीं बल्कि उसकी असली क्षमता और शांति पर सेट हो चुका था। वह समझ चुका था कि असली लड़ाई कभी भी बाहर की दुनिया से थी ही नहीं। असली लड़ाई तो उस अंदरूनी तस्वीर को ठीक करने की थी जो उसने सालों से अपने मन में टांग रखी थी। डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स की साइको साइबरनेटिक्स हमें यही सबसे महान पाठ सिखाती है। आपकी जिंदगी की सीमाएं आपकी परिस्थितियों से तय नहीं होती, वे उस सीमा से तय होती हैं जो आपने अपने मन के भीतर अपने लिए खींच रखी है। विल पावर से जबरदस्ती खुद को ढकेलना बंद कीजिए। अपनी गलतियों को अपनी पहचान बनाना छोड़ दीजिए। अपने मन के उस ऑटोमेटिक नेविगेशन सिस्टम का स्टीयरिंग अपने हाथों में लीजिए। जब आप अपने अंदर के इंटरनल थर्मोस्टेट को बदल देते हैं तो बाहर की दुनिया को आपके सामने बदलना ही पड़ता है। आज शांत बैठकर खुद से एक आखिरी सवाल जरूर पूछिएगा, आपकी वो कौन सी पुरानी टूटी हुई सेल्फ इमेज है जिसे आप आज ही अपने मेंटल थिएटर से हमेशा के लिए हटाने जा रहे हैं।